अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका टीचर नरेंद्र कुमार। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन मीडिया डिस्कस की थी कि वायर्ड मीडिया भी डिस्कस की थी और वायरलेस मीडिया भी डिस्कस की थी। तो उसमें हमने बहुत कुछ देखा, वायर्स भी देखी, डिफरेंट वायर्स और सैटेलाइट्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम डेटा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि डेटा किस तरीके से ट्रैवल करती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। So there are three ways through which data can travel. So these ways are simplex, half duplex and full duplex transmission. ये तीन ways हैं जिसके ज़रिए डेटा ट्रैवल करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ज़रिया यूज़ कर रहे हैं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं या फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों का फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। पहली हमारी जो टाइप है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा ट्रैवल होती है इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल होती है, मींस कि यहाँ से एक कंप्यूटर से आप दूसरे किसी भी डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम अनदर डिवाइस फ्रॉम द डिवाइस यू हैड सेंड डेटा। आपको किसी उस डिवाइस से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जिसके पास आप डेटा वन वे डायरेक्शन है, मीन्स कि यहाँ से सिर्फ जाएगी डेटा। ठीक है, जैसे इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे कि आपके घरों में टीवी लगे होंगे, डिश एंटीनास का आपने सुना होगा। डिश एंटीनास आपके छतों पे लगे होते हैं, तो वो आपको सिग्नल्स भेजते हैं आपके टीवी, मतलब वो जो सिग्नल्स कैच करते हैं और फिर वो सिग्नल्स आपको आपके पास भेजते हैं टीवी के जो टीवी में जिसके ज़रिए आप चैनल्स वगैरह देखते हैं। तो वो एक, ये मैं समझता हूँ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का एक बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि वो आप उसे जो एंटीना वो आपको सिग्नल भेज सकती है, बट जो आपका टीवी है आप उसे कुछ नहीं भेज सकते। देयर इज़ नो रिटर्न कम्युनिकेशन टू दैट डिवाइस। मीन्स के ये वन वे कम्युनिकेशन है, मीन्स के वो सिर्फ आपको सिग्नल्स भेज सकती है, आप उसे कुछ नहीं भेज सकते। देयर इज़ नो, और आप कुछ भी नहीं भेज सकते आप उसे। ठीक है, तो ये एक मैं समझता हूँ एक बेहतरीन एग्जांपल है। आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है? हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या नाम है, डेटा दोनों तरफ से ट्रैवल होती है, पर जो क्या नाम है वन एट ए मूवमेंट होती है। मीन्स के यहाँ से अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डेटा, यहाँ से अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डेटा, मीन्स के अभी मेरा जो कम्युनिकेशन जारी है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन जारी किया, मेरा जैसे मेरा मतलब जैसे मेरी कम्युनिकेशन ख़त्म हुई, अब वो भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं साइमल्टेनियसली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते उसमें हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन में है। तो इसी वजह से ये थोड़ा मतलब इसकी जो यूजेज होती है वो ज़्यादातर होती है मिलिट्री कैंपस और बेस सबमरीन्स वगैरह, जहाँ पे जो फौजी जो वॉकी टॉकीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें वॉकी टॉकी का बड़ा मतलब एक बेहतरीन एग्जांपल है इसमें हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। जैसे कि आप देखते हैं कि वॉकी टॉकी में एट द मोमेंट वन मैन कैन टॉक ऑन दैट वॉकी टॉकी। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है। मीन्स के वहाँ वॉकी टॉकी में यहाँ पर पहले एक बंदा बोलता है, फिर वो जो ट्रांसमिशन आपने डेटा मतलब एक मैसेज सेंड किया तो वो दूसरे वॉकी टॉकी में जाता है, फिर अगर कोई उस पर रिप्लाई करना चाहे तो वो रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स की ट्रांसमिशन की एक एग्जांपल हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। आप देखते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है। अब फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में साइमल्टेनियसली डेटा ट्रैवल होती है। मींस के आप एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि हाईवे पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ पे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये डेटा भी ट्रांसफर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होती है। मीन्स के मतलब साइमल्टेनियसली डेटा आ भी रही है और जा भी रही है, दोनों एक एट अ मोमेंट हो रहे हैं, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और ये जो ट्रांसमिशन हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में, जैसे कि हम क्या नाम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम बात भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मीन्स कि ये एक फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की एक जनरल एग्जांपल है कि हम मोबाइल पे जैसे कि हमने कम्युनिकेट किया और साथ में अब वो भी कुछ बोल रहा है तो वो भी हमें सुनाई देगा। मीन्स कि ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की एक बेहतरीन एग्जांपल, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब ट्रांसमिशन मोड क्या है। अब ट्रांसमिशन मोड ये है कि आपने कभी सोचा होगा कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड सेंड किया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समवन, तो ये अब ये जो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड सेंड किया किस तरीके से उसके पास रिसीव हो रहा है, व्हाट आर द प्रोसेस बिटवीन दिस। तो उस प्रोसेस को जानने के लिए ये होता है कि ट्रांसमिशन मोड आपको समझना पड़ेगा कैसे हमारा जो मैसेजेस जाते हैं।
अब वो जो मैसेजेस जाते हैं, अब उसको जो जिसके पास हमने जैसे टाइप किया वो जाके उसके पास रिसीव हुआ। अब जो डिवाइस है जिस डिवाइस पे उसने रिसीव किया, अब उसको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड स्टार्टिंग वर्ड है, कौन सा एंड वर्ड है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करता है। मीन्स कि ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब इसके पीछे वाली वर्किंग हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स कि इसके लिए हमें देखें दो मेथड, दो मोड्स हैं इसकी, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दो मोड्स के ज़रिए ये डेटा अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। जब हम सेंड करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें चीज़ें आइडेंटिफाई करती है कि ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड, किस तरीके से वो असेंबल होती है, किस तरीके से वो रिसीव होती है किसी के पास, और इसके ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस भी देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड ये है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में जब हम कोई वर्ड सेंड करते हैं, तो जो जब ट्रांसमिशन मोड एक्टिव हो जाता है, जब हमने सेंड कर दिया, तो फिर वो जो डिवाइस जिसके पास रिसीव हो रहा है, तो वो मतलब जो हम जो जिस सेंड कर दिया ना, तो फिर वो डिवाइस उस पर एक फंक्शन करना स्टार्ट कर ले, फंक्शनलिटी स्टार्ट कर देगी। फंक्शनलिटी किस तरीके से स्टार्ट कर देगी, जो अपने जो कैरेक्टर या बाइट्स में जो आपने डेटा लिखा है, तो उसको वो बिट ट्रांसफर में कर देगी, बिट में, और एक स्पेशल मार्क्ड कैरेक्टर उस पे ऊपर लगा देगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जिसके ज़रिए से उसको पता, जब वो दूसरी डिवाइस के पास रिसीव होगा तो उसको पता होगा कि ये वर्ड यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पे, ये स्टार्टिंग वर्ड है और ये एंड वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। इसका एक पैटर्न हमने ये भी नाम रखा हुआ है, स्टार्ट एंड स्टॉप पैटर्न, बिट पैटर्न। तो ये भी एक नाम है इसका। ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड का। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा ट्रांसमिट होती है। बट ये जो हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर वैसे इसकी जो रेंज है ना, जो वर्ड ट्रांसफ़र करने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मीन्स कि इसमें हम ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं करते, ज़्यादा बड़े मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इसलिए वजह से ये मतलब यूज़ नहीं होता इतना। उसके बाद आते हैं क्या नाम है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, इंस्टेड ऑफ हम स्टार्ट स्टॉप बिट पैटर्न यूज़ करें, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बनाया गया है। उस कैसे बनाया गया है, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होती है वो ब्लॉक्स में होती है। मीन्स ब्लॉक्स बनाए होते हैं और उसके ऊपर इसी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट पैटर्न का इम्प्लीमेंट होता है। किस तरीके से होता है कि जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के ऊपर ये इन्होंने स्टार्ट एंड स्टॉप पैटर्न अप्लाई किया। मीन्स कि एक ब्लॉक हमने बनाया, एक वर्ड बनाया, और उस करेक्टर को मैंने पूरा मतलब ब्लॉक में जमा कर लिया, और फिर उसके ऊपर जो एक स्पेशल कैरेक्टर लगाया होता है, जैसे कि ये जो वर्ड है, ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से वो ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से इसकी जो रेंज ऑफ वर्ड्स ट्रांसफ़र की वो ज़्यादा अच्छी है, और इसके ज़रिए हम ज़्यादा मैसेज सेंड कर, ज़्यादा वर्ड का मैसेज, बड़े मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इसमें एक और चीज़ भी है कि ये क्लॉकवाइज काम करती है। मीन्स कि जैसे हमने सेंड किया उसी तरीके से रिसीव भी हो जाएगी। ठीक है, या जैसे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेजेस पे हम कम्युनिकेशन चैटिंग करते हैं फ़ोन पे, तो हमें जैसे हम टाइप करते हैं तो उसके पास उसी तरीके से उसी टाइम पे रिसीव भी हो जाता है। मीन्स कि टाइम सीक्वेंस का भी मेंशन होता है इसमें। ठीक है, और फिर वो इंस्टेंटली रिप्लाई भी आते हैं। मीन्स वो जो सारा सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। और जो हम मैसेजेस बात करते हैं, वो जो मोड ट्रांसफ़र, जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से, वो जो मोड इस्तेमाल हो रहा है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। बट ये जो सिस्टम ट्रांसमिशन मोड है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसी वजह से ये बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, बट वो उनके पास पैसे होंगे इसीलिए यूज़ करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बैंडविड्थ देख लेते हैं। बैंडविड्थ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ब्रॉडबैंड जो भी है, मतलब आपके पास जो नेट लगा है, आप बोलते हैं कि ब्रॉडबैंड कौन से कितने रेंज का है, 2 GB है, 3 GB है, 4 GB है और 5G है, मतलब कौन सा ब्रॉडबैंड है। तो आज हम पढ़ लेते हैं बैंडविड्थ है क्या। अब बैंडविड्थ ये है कि जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी रेंज क्या है, उस रेंज को मेजर कैसे किया जाता है, उस रेंज को आपके पास ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, इसी सारा जो काम करता है वो बैंडविड्थ करता है। बैंडविड्थ कैसे करता है कि वो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ट्रांसमिट होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स डिवाइसेस वगैरह मोडेम्स में या फिर राउटर्स में ट्रांसमिट होती है, वो किस तरीके से आती है, वो बैंडविड्थ के जरिए आती है। मीन्स बैंडविड्थ आपका कैलकुलेट करता है कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आपको डेटा ट्रांसफ़र हो आपके पास। ठीक है, तो वो चीज़ें वो बैंडविड्थ देखता है। और क्या नाम है इसमें, क्या नाम है वो अब जैसे कि 2G आपको आपके जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपको नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके पास तो बड़ा नेट होगा, मीन्स ज़्यादा नेट होगा, ज़्यादा स्पीड वाला नेट होगा, जैसे कि 50 Mbps और समथिंग।
तो वो आपको 2 MB, आप जैसे कि 2 MBPC का कनेक्शन लगाते हैं, अब उसने बैंडविड्थ में उसमें आपको ये एक लिमिट दे दी है कि इसके पास, बंदे के पास 2 MBPC नेट जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो काम करता है। बैंडविड्थ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर हम नेट इस्तेमाल करते हैं उसी के ज़रिए होता है, ठीक है। तो इसी के ज़रिए बैंडविड्थ भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है बिल्कुल। तो उसके आगे अब चलते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर साल एग्ज़ाम में आता है, कभी शॉर्ट में आता है, कभी लॉन्ग में आता है, और मतलब आता ज़रूर है। तो इसको ज़्यादा आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ है क्या, और इसको मतलब बस बिल्कुल जब से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज़ें समझना और लिखना भी। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही ज़बानी याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब OCI मॉडल है। OCI मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मींस के जो OCI मॉडल है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। कम्युनिकेशन यूजिंग 7 लेयर्स, इसके साथ 7 लेयर्स होती हैं, उसके ज़रिए ये कम्युनिकेट करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रैवल कैसे होती है, ये ट्रैवल होती है तो वो 7 लेयर से गुजर कर जाती है, ठीक है डेटा। तो ओपन नेटवर्क ये बड़ा सिक्योर प्रोटोकॉल है, इसके जो 7 लेयर्स है, प्रोटोकॉल्स हैं सारी इसके, ये जो इसको डेटा को सेव करती है, मतलब एक एक्सप्लॉइट होने से, या फिर कोई चुरा न ले, हैक करना कर ले, कोई देख न ले, प्राइवेसी के लिए। इसी वजह से ये एक बनाया गया है OCI मॉडल, ठीक है, जिसके 7 लेयर से जो प्रोटोकॉल के ऐसे प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती हैं और डेटा को सेव करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OCI मॉडल का थोड़ा सा ब्रीफ। अब आ जाते हैं उसकी 7 लेयर्स पे। 7 लेयर्स मैं बता दूं, पहली लेयर फिजिकल लेयर, उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आती है सेशन लेयर, उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये होगी हमारी क्या नाम है 7 लेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है, जो पहली लेयर है। अब फिजिकल लेयर करती है, फिजिकल लेयर जो कंट्रोल करती है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ बिट ओवर द डेटा सर्किट, वो चीज़ें कंट्रोल करती है। मीन्स अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल ट्रांसमिशन क्या होता है। अब जो आपका मैकेनिकल फंक्शनल ट्रांसमिशन फंक्शन जो आप जिसके ज़रिए आप डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं, मीन्स जो डेटा स्टोर हो रहा है सर्किट के अंदर, उसके जो फंक्शनलिटी वगैरह वो आपको जो सेटअप करती है वो चीज़ें, वो फिजिकल लेयर होती है, वो सेटअप करती है इस चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या है? डेटा लिंक लेयर असल में जो डिटेक्ट करती है अगर कोई एरर अराइज हो रहा है आपके डेटा में, तो वो उसको कंपैशनेट करती है, मीन्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है और फिर उसको रीट्रांसमिट करना शुरू कर देती है, और हाई स्पीड से रीट्रांसमिट करती है। ये जिस हाई स्पीड से भी कर सकती है, हाई स्पीड से करती है वैसे। और ये इसका एक और भी ये काम है कि ये इसको देखना होता है कि जो स्लो रिसीवर्स हैं, जिसके पास इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है रिसीव करने की, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है रिसीव करने की डेटा जल्दी, तो उनको भी अच्छी तरीके से रिसीव करवाए, मतलब उनके हिसाब से उनको डेटा सेंड की जाए और बिल्कुल आसानी से उनको रिसीव हो सके, वो चीज़ें फंक्शन करना इस डेटा लिंक लेयर का काम है, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर डिटरमाइन करता है इन्फॉर्मेशन किस तरीके से राउटेड हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसके जो पाथवेज हैं वगैरह वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना। और ये ऐसे बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लेयर से भी थोड़ा लिंक करता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर एक पाथ बनाता है जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है डेटा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी करता है, मीन्स कि यहाँ से मेरे कंप्यूटर से डेटा को लेके कहीं जिसके ज़रिए जहाँ पर मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उस तक पहुँचने एंड टू एंड डिलीवरी पूरा ये जो फंक्शनलिटी होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर को पूरा मेरा डेटा बिल्कुल सिक्योरली ये सारी जो 3 लेयर्स हैं, इन लेयर से गुजर कर उस कंप्यूटर तक पहुँचाना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेशन लेयर पे। अब सेशन लेयर क्या है? सेशन लेयर जो जब मेरी जो डेटा ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो बीच में कुछ एरर आ जाते हैं या फिर कहीं स्पीड कम हो जाती है, तो जो सेशन लेयर काम करती है वो चेक पॉइंट्स वगैरह बीच बीच में बढ़ाती जाती है। जहाँ पे अगर कहीं पे स्टॉप हो जाए तो वो ज़्यादा शुरू से स्टार्ट ना हो, जहाँ पे स्टॉप हुई हो वहीं से रीट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इस तरीके से ये सेशन लेयर बड़ा काम करती है, मीन्स कि कहीं पे भी अगर हमारा कनेक्शन थोड़ा ड्रॉप हो जाए और फाइल अटक जाए कहीं पे, तो ये अलाउ करती है रीट्रांसमिट करना फिर से वहीं से उसी पॉइंट से, ठीक है। इस वजह से ये चेक पॉइंट्स वगैरह बनाती है, डायलॉग बनाती है बिटवीन कंप्यूटर्स वगैरह, मैनेजिंग फाइल ट्रांसफ़र पुटिंग करती है, चेक पॉइंट बनाती है, ठीक है। इसका बेसिकली काम ये है।
अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना, इसका काम ये है कि ये किस तरीके से प्रेजेंट करेगी इसको। ये असल में जो डेटा आ गया है उसके पास सेशन लेयर से होके अब दूसरे कंप्यूटर में आ गया, उसकी जो प्रोटोकॉल है, अब प्रेजेंटेशन क्या करता है कि उस जो डेटा आ गया है उसको इस तरीके से मतलब कंपाइल्ड करता है एप्लीकेशन लेयर में। मीन्स एक एप्लीकेशन में जिस तरीके से उसको समझ में आने लगे, जो पढ़ने वाले जिसके पास रिसीव हो रहा है उसी फॉर्म में आ जाए, एक फॉर्म आ जाए जैसे कि ACCI करेक्टर्स या EBDCI करेक्टर में आ जाए, प्रोसेस हो जाए। ठीक है, कंप्रेशन या इनक्रिप्शन में, जैसे कि यहाँ डेटा ट्रांसफर होती है, इनक्रिप्शन होकर फिर उसको कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल एक जिस तरीके से डेटा ट्रांसफर हुआ है बिल्कुल वैसे की तरह उसी फॉर्म में आ जाती है, और फिर वो यूज़र इंटरफेस होता है। मीन्स को यूज़र उसको देख सकता है, फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, रिमोट एक्सेस वगैरह, वर्चुअल टर्मिनल्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एप्लीकेशन लेयर काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये डायग्राम, शॉर्ट में ये डायग्राम पूछ लेता है कभी कभार, और लॉन्ग में ये लेयर्स भी पूछ लेता है, और कभी कभार शॉर्ट में एक लेयर्स भी ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक लेयर भी पूछ लेता है। कभी कभार बोलता है डिफाइन प्रेजेंटेशन लेयर, डिफाइन सेशन लेयर, डिफाइन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बहुत ज़्यादा आती है ज़्यादातर शॉर्ट में, जब कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें आ जाती है। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आपको पूरी मतलब जो सारी लेयर्स भी आपको डिस्क्राइब करनी होती है, और शायद मेरे ख्याल से डायग्राम नहीं बनानी होती लॉन्ग में, बनानी होती है तो बना लें। बिल्कुल इजी डायग्राम है, बिल्कुल आपको लेयर्स वाइज ध्यान रखना है। मतलब एक डायग्राम मैंने नोट्स में भी है, और अगर आपको देखनी है तो बुक्स में भी बिल्कुल एक्यूरेटली बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3। ठीक है, अब मज़ीद हम देखेंगे चैप्टर 5 को, क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो इतना ख़ास नहीं है, उसमें कुछ इतनी चीज़ें नहीं हैं, और इसके उसमें कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं आता। तो इसी वजह से हम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं, इसी वजह से हम चैप्टर 5 को देखेंगे। चैप्टर 5 में क्या है? चैप्टर 5 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, किस तरीके से कंप्यूटर बना है उसका आर्किटेक्ट देखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं और उसकी फंक्शनलिटी किस तरीके से करते हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे अगर आपको मेरे नोट्स देखने हैं तो आप नीचे वेबसाइट गिवन है, आप उस पर जाएँ, और वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के। तो आप देखें, अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप पढ़ें, उससे आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ों में। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अपने जो नोट्स हैं उसकी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक और मैं बात बता दूं कि अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनको इन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है तो क्यों ना हम उनको थोड़ा सा मतलब एक शेयरिंग कर लें उनके साथ। तो ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, तो जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और नए भी हैं तो भी कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, तो इसी वजह से शेयर करते जाइए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।